बताओ देखिए, केमिकल काइनेटिक्स में अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले जितने भी कारक है ना, उनमें पहला है, देखिए पढ़ो देखिए क्या कह रहा है। कौन आर्यनीय समीकरण को निरूपित कर नहीं करता? बताओ देखिए। पहला, के बराबर ए माइनस का ई ए अपॉन आर टी। दूसरा, लॉग बेस ई बराबर लॉग बेस के बराबर लॉग बेस ई माइनस का ई ए अपॉन आर टी। ये भी क्या है रे? सही है। अगला पढ़ो, लॉग बेस 10 के बराबर लॉग बेस 10 ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। ये क्या आया रे? के बराबर ए, बताओ यहां क्या आना चाहिए था? ई। ये क्या होता है? ई। ई क्या होता है? देखिए बताओ, ई किसे बोला जाता है? ई। ई क्या होता है? बताया था, लघु गुणक। वो तो एल होता है, उसके आगे ई भी लिख। बताओ देखिए, पहला फॉर्मूला क्या था? के बराबर ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। अगला बताओ, इसका क्या लिया गया था? लोग। क्या बना था? एल एन के बराबर एल एन ए। लोग में घात हमेशा कहाँ आती है? आगे। तो बताओ क्या लगा था? माइनस का ई ए अपॉन आर टी। ये क्या बन गया था? एल एन ई ई एक। ये देखो एल एन और ये ई। इस एल एन को और क्या लिखा जा सकता है? लॉग बेस ई। इसका मान कितना था? एक। तो अगला फॉर्मूला क्या आया था? एल एन के बराबर एल एन ए माइनस का ई ए अपॉन आर टी। लॉग बेस ई को किस में चेंज करना है? लॉग बेस 10 में। तो क्या करना पड़ेगा? 2.303 से गुणा। बताओ, 2.303 यहां भी आ रहा था, ये क्या बन गया? लॉग बेस 10। फिर यहां भी 2.303 क्या है? लॉग बेस 10 माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब बताओ क्या किया जाए? पूरे समीकरण में 2.303 का भाग लगा दिया जाए। क्या आया देखिए बताओ, क्या आया? लॉग बेस 10 के बराबर लॉग बेस 10 ए माइनस का ई ए। इसके नीचे क्या आ गया? 2.303 आर टी आ गया। तो बताओ, फॉर्मूला आर्यनीय समीकरण ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। पहले दोबारा बताओ, आर्यनीय समीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? वेग स्थिरांक या दर स्थिरांक पर ताप की निर्भरता को बताने के लिए जो भी समीकरण दिया गया वो क्या था? आर्यनीय समीकरण। एक इसकी मुख्य बात क्या है कि जैसे जैसे चाहे उष्मा शोषी हो और चाहे उष्मा छेपी हो, किसी भी अभिक्रिया के लिए अगर ताप बढ़ाया जाएगा तो वेग स्थिरांक का मान बढ़ेगा। यही बात कौन बताता है? आर्यनीय समीकरण। अगला देखो आप, अगला देखो देखिए, अगला पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ताप की वृद्धि पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, इस वृद्धि का क्या कारण है? टकराव की संख्या बढ़ेगी, सक्रिय ऊर्जा में कमी आएगी, सक्रिय अणुओं की संख्या में कमी आएगी, प्रभावित टकराव की संख्या बढ़ेगी, प्रभावित टकराव की संख्या बढ़ेगी। बताओ, आपको ऐसे बताया था कि जैसे जैसे ताप बढ़ाओगे अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। अगर अणुओं की गति बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, तो उनके मध्य होने वाली आपस में अभिक्रिया बढ़ेगी। बोले तो प्रभावित टकराव की संख्या बढ़ेगी, और ये बढ़ेगी तो बताओ अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा। अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा तो वेग स्थिरांक भी बढ़ेगा। अगला बताओ देखिए, अगला पढ़ो देखिए क्या कह रहा है। एक अभिकर्मक की सक्रिय ऊर्जा कम हो जाती है, कब हो जाती है? ताप बढ़ाने पर, ताप घटाने पर, दाब घटाने पर, दाब बढ़ाने पर। बताओ, ताप बढ़ाने पर। अगला पढ़ो, एक सरल रासायनिक अभिक्रिया ए से बी बन रहा है कि अगर दिशा में सक्रिय ऊर्जा ये है तो पश्च अभिक्रिया के लिए सक्रिय ऊर्जा होगी। बताओ देखिए, बताओ देखिए क्या होगी। अगला ये भी नहीं कह रहा कि अभिक्रिया उष्मा शोषी है या उष्मा छेपी, नहीं तो अपन बता सकते थे क्या होगी। हमने एक बात जरूर पढ़ी है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए ये जरूर पढ़ा हमने
कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए जो अभिक्रिया की एंथैल्पी होती है उसका सक्रियण ऊर्जा के पदों में फॉर्मूला क्या होता है, EAF माइनस EAB। बोले तो अगर अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा माइनस पश्चय अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा, अगर अपन ऐसे बोले कि इस डेल एच का मान नेगेटिव आए, इसका मतलब क्या है, इसका मान नेगेटिव आएगा कब, जब इस माइनस वाली उष्मा का मान इससे क्या होगा, ज्यादा। इसका मतलब नेगेटिव आने का मतलब क्या है, EAB का मान EAF से क्या हो, ज्यादा। अगला बोलो, अगर ऐसे बोलता कि अभिक्रिया की एंथैल्पी पॉजिटिव है, इसका मतलब इस अभिक्रिया की प्रकृति क्या होगी, उष्मा शोषी। यहां क्या थी, उष्मा क्षेपी, क्योंकि ये नेगेटिव चिन्ह ये बता रहा है कि उष्मा में कमी हो रही है, इसका मतलब उष्मा क्या हो रही है, उत्सर्जित, ये बता रहा है। अब बताओ, एंथैल्पी में परिवर्तन अभिक्रिया के दौरान उष्मा में परिवर्तन पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, बताओ, पॉजिटिव वाली सक्रियण ऊर्जा नेगेटिव वाली उष्मा से क्या है, ज्यादा। अब बताओ, उसने ये बोला कि ये पढ़ो देखिए क्या कह रहा है, पढ़ो देखिए क्या कह रहा है, एक सरल रासायनिक अभिक्रिया ए से बी बन रहा है कि अगर दिशा में सक्रियण ऊर्जा कितनी है, ये है, तो पश्चय दिशा के लिए सक्रियण ऊर्जा क्या होगी, ये देखो। अगला पूछ रहा है क्या, EAB, बताओ रे क्या होगी, बताओ, EAB बराबर ये माइनस वाला आ जाएगा इधर, तो ये तो बन जाएगा प्लस, ये देखो इसको ऐसे लिख लो, डेल एच प्लस EAB बराबर क्या बन जाएगा, EAF। अब ये जाएगा उधर, अब बताओ रे क्या होगा, EAB बराबर EAF माइनस डेल एच। अब बताओ रे, EAB ज्यादा आ रही है या EAF ज्यादा आ रहा है, बताओ, देखिए कौन ज्यादा आ रहा है, ये देखो। आज हम क्या निकाल रहे हैं, हमें ज्ञात क्या करना है, EAB क्या आ रही है आज, EA में से इसका मान क्या हो गया, कम। अब पढ़ो देखिए क्या है ऑप्शन, देखो, सदैव EA की दुगनी होगी, EA की ऋणात्मक होगी, सदैव EA से क्या होगी, कम, तो क्या होगी रे, कम, क्योंकि देखो क्या आ रहा है, जब EAB प्राप्त होगी कब, जब EAF के मान में से कुछ एंथैल्पी क्या होगी, कम। दोबारा देख लो, इस माइनस को ले जाओ इधर, इसका मतलब EAF कब प्राप्त हो रहा है, जब EAB में क्या योग हो रहा है, डेल एच का। अगला पूछ रहा है ये EAB EAF की तुलना में ज्यादा होगी या कम होगी, तो देखो ये आएगा इधर, ये जाएगा उधर, इसका मतलब EAF के मान में से कुछ एंथैल्पी का मान क्या हो रहा है, कम, इसका मतलब EAB EAF की तुलना में क्या है, कम। ऐसा क्वेश्चन कॉपी में लिखवाया भी था। अब देखो देखिए, और इस क्वेश्चन को फेयर कॉपी में लिखना भी है अपने को, जहां अपन नोट्स बना रखे हैं ना वहां इसको लिखना भी है। ये क्वेश्चन है रासायनिक बलगतिकी का भी है, रासायनिक साम्य का भी है ये बातें, और ये क्वेश्चन उष्मागतिकी का भी है। फिजिकल केमिस्ट्री में ये बातें तीनों जगह आती है। रासायनिक साम्य में तो इसलिए कि साम्य स्थापित होता है, उस दौरान जो भी अभिक्रिया की उष्मा शामिल होती है, एंथैल्पी शामिल होती है उस दौरान भी। रासायनिक बलगतिकी के दौरान कि कैसे अभिक्रिया की गति बढ़ती है तो सक्रियण ऊर्जा में कमी आती है। किसी भी अभिक्रिया के दौरान जो भी उष्मा परिवर्तन शामिल होता है ना, उसको एंथैल्पी से बताया जाता है। उष्मा का योग हो रहा है, उष्मा में कमी हो रही है, क्या हो रहा है, उष्मा का योग हो रहा है, इसका मतलब एंथैल्पी में परिवर्तन पॉजिटिव है। अगर उष्मा में परिवर्तन नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब वो उष्मा क्षेपी है। तो एक बार इस क्वेश्चन का ऐसे सॉल्यूशन लिख लेना आप, ये लिखाया हुआ है, बताया हुआ है सारी बातें, इस पे कैसा क्वेश्चन आया ये आज पता पड़ा कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, और ICR में तो आता ही है। ये कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। हो गए तो हर चैप्टर के पीछे 2-3 पेज खाली छोड़ा करो, वहां पर जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के समय इंपॉर्टेंट बात लगे उसको लिखा करो।
चैप्टर के कॉन्सेप्ट सीखने के लिए सबसे बढ़िया चीज है ये। पढ़ो देखिए, क्वेश्चन कह रहा है आर्यनीय समीकरण का सही व्यंजक है। पहचानो देखिए, पहचानो क्या लिया गया है, लॉग लिया गया है, इसका अवकलन समीकरण हमें दे रखा है। बताओ देखिए क्या होगा। कह रहा है सही व्यंजक कौन सा है, देखिए पहचानो सही व्यंजक कौन सा है, पहचानो देखिए। बताओ देखिए। पहचानो देखिए। हाँ, पहले तो ये बताओ फॉर्मूला क्या था, बताओ। एल एन के बराबर बोलो एल एन ए माइनस का बोलो ई ए अपॉन आर टी। अब बताओ क्या किया गया है, बताओ देखिए। इसका क्या लेना है, अवकलन, किसके सापेक्ष, इस टी के सापेक्ष। बोलो देखिए क्या लिखे इसे, एल एन के अपॉन एल एन टी। कोई भी क्या होता है कांस्टेंट, उसका अवकलन कितना हो जाता है, 0। इसीलिए उस फॉर्मूले में ये नहीं आ रहा, ये आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। अब बताओ ये तो क्या है, सक्रिय ऊर्जा, तो ये ई की ई, आर का आर। अब बताओ देखिए इसे को क्या लिखना पड़ेगा, डी टी अपॉन टी। आपको ये भी पता है कि ये डी एक्स अपॉन एक्स का जो अवकलन होता है ना, ये एक्स माइनस 2 होता है। इसका फॉर्मूला होता है ऐसे, एक्स माइनस एक्स एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, ऐसे याद करते हैं। ये अपने को केवल एजी में याद रखना है। इसका मतलब टी का स्क्वायर वाला ऑप्शन तो आएगा, और वो भी कहाँ आएगा, नीचे। अब पढ़ो देखिए ऑप्शन, पढ़ो देखिए। पहले तो ये बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा, ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया। आगे क्या लगा हुआ आना चाहिए, माइनस, यहाँ है यहाँ नहीं है, तो ये ऑप्शन आएगा। हालांकि ये थोड़ा नीट वगैरह आईसीआर वगैरह में आता है, अपने को एग्रीकल्चर में आईसीआर में ये पता करना है कि हकीकत में इसका समाकलन समीकरण तो क्या होता है और इसका अवकलन समीकरण क्या होता है। अगला पढ़ो क्या कह रहा है, देखिए पढ़ो। निम्न में से कौन सा, ये स्लोट है, यहाँ ढाल है, स्लोप। पढ़ो देखिए, आर्यनीय समीकरण के अनुसार है, बताया था ना ऐसा। बताओ देखिए कौन सा ढाल सही है। पहले तो ये बताओ log के और टी के बीच ग्राफ था या log के और 1/t के बीच था, 1/t के बीच। तो बताओ ये भी क्या हो गया, कैंसिल, और ये भी क्या हो गया, कैंसिल। इनको देखो अब, इनमें क्या अंतर है, बताओ। यहां तो के हैं, यहां log के हैं। अब बताओ आंसर कौन सा, पहला। ये क्वेश्चन एग्जाम में हार्ड नहीं होते, ऑप्शन को देखना पड़ता है। अब ऐसे नहीं, एग्रीकल्चर वालों की मुख्य समस्या केमिस्ट्री में यही होती है, और रासायनिक बलगतिकी से, रासायनिक साम्य से और आयनिक साम्य से जब भी क्वेश्चन आता है ना, तो ऐसा ही आता है। अपने को चैप्टर पहले अच्छा आना चाहिए। अब बताओ देखिए इसके बारे में हमने क्या पढ़ा था, बोलो देखिए। log बेस 10 के बराबर है log बेस 10 ए माइनस बोलो ए अपॉन आर टी। लेकिन मैंने क्या लिखा है, बेस 10, तो क्या लिखना पड़ेगा, 2.303 आर टी। बताओ इसको तो क्या माना था, y। इस 1/t को क्या माना था, x। ये माइनस का ये अपॉन 2.303 क्या था, ढाल, और ये c क्या था, अंतःखंड। बताओ जो भी ग्राफ आया था वो क्या आया था, ये देखो हमें एक्स एक्स और वाई एक्स, यहां तो क्या लिखा था, log बेस 10 के, और यहाँ 1/t। ढाल कैसा है, ऋणात्मक। ये देखो ऊपर आता तो कैसा, पॉजिटिव, नीचे आ रहा तो नेगेटिव। ये बीच में क्या बन गया, अंतःखंड। ये कितना है रे, log बेस 10 ए। ढाल का मान कितना है, ढाल बताओ देखिए क्या आया, ढाल माइनस का ए अपॉन 2.303 आर, ये 3 आर, ये आया। इस बार एग्जाम में भी यही आया था कि ढाल कितना है। अब देखो देखिए आगे, अगला पढ़ो क्या कह रहा है, पढ़ो देखिए।
कह रहा है अभिक्रिया के दर स्थिरांक पर ताप का प्रभाव व्यक्त करने वाला आर्हेनियस समीकरण है। बताओ देखिए, पहला क्यों नहीं है? पहले में ए नहीं है। दूसरा क्यों नहीं है? दूसरे में भी ए नहीं है। तीसरा क्यों नहीं है? तीसरे में भी ए नहीं है। चौथा देखो, के बराबर ए माइनस का ई ए अपॉन आर टी, ये बिल्कुल क्या है? सही है। अगला पढ़ो। कह रहा है 300 केल्विन ताप पर एक अभिक्रिया का की सकर्ण ऊर्जा 0 है। याद करो, किसी अभिक्रिया के लिए सकर्ण ऊर्जा 0 होती थी, उस समय अभिक्रिया की दर बताओ ताप से प्रभावित होती थी। वेग स्थिरांक बोलो, ये रहा जो बात बताई गई थी। बोलो के का फॉर्मूला, के बराबर ए माइनस का ई ए अपॉन आर टी। अगर बोल रहा है सकर्ण ऊर्जा 0 हो, किसी की भी घात 0 क्या बन जाती है? 1। अब बताओ के बराबर क्या आ गया? ए। जिन अभिक्रियाओं के लिए सकर्ण ऊर्जा 0 होती है उनके लिए वेग स्थिरांक ताप पर निर्भर करता ही नहीं है। अब पढ़ो देखिए क्या कह रहा है। पढ़ो देखिए क्या कह रहा है। दर स्थिरांक इतना है, तो बताओ क्या कह रहा है? और दर स्थिरांक का मान इतना है, बस यही पूछ रहा है। तो 300 केल्विन ताप पर दर स्थिरांक का मान कितना हो जाएगा? बोलो देखिए। वो का वही रहेगा, क्योंकि ताप पर निर्भर। हालांकि बताऊं, यहां भी 300 दे रखा है और यहां भी 300 दे रखा है। इसको ऐसे पूछना चाहिए, यहां भी क्या दे दिया? दर स्थिरांक। ये के का मात्रक सेकेंड इनवर्स है, इसका मतलब ये क्या है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। क्या पूछ रहा है? 300 केल्विन ताप पर दर स्थिरांक का मान कितना होगा? इतना ही होगा। अगला पढ़ो। ये फॉर्मूला बताओ देखिए। T1 ताप पर वेग स्थिरांक K1 हो, T2 ताप पर K2 हो, सकर्ण ऊर्जा EA हो, तो बताओ वेग स्थिरांकों के अनुपात का फॉर्मूला क्या होगा? बोलो देखिए, क्या बताया था? log बेस 10 K2 अपॉन K1 बराबर EA अपॉन 2.303 R, कोष्टक में 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। तो क्या आया था? T2 माइनस T1 और अपॉन T1 T2। बताओ कौन सा ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन है? पहला ही ऑप्शन है। देखो देखिए क्या बताया था, इधर देखो। T1 ताप पर वेग स्थिरांक कितना हो? K1। ताप को बढ़ाकर क्या कर दिया जाए? T2, तो वेग स्थिरांक भी क्या हो जाएगा? K2। बताओ क्या फॉर्मूला आया था? log बेस 10 अंतिम वेग स्थिरांक अपॉन प्रारंभिक, क्या आया था? EA अपॉन 2.303 R। क्या आया था? 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। इनका क्या लिया गया था? लघुत्तम। बताओ क्या आया था? log बेस 10 K2 अपॉन K1 EA अपॉन 2.303 R। क्या आया रे? T1 T2, T2 माइनस T1। ये ऐसा का ऐसे आएगा, एग्जाम में भी आएगा। तो चलो भाई अगला पढ़ो देखिए क्या कह रहा है। तो इसमें कौन सा आंसर था? पहला। अगला पढ़ो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो पहले, धीरे धीरे। क्या पूछ रहा है? रासायनिक बलगतिकी में के बराबर ए माइनस का ई अपॉन आर टी समीकरण के लिए कौन सा कथन सही है? बताओ। के रासायनिक साम्य स्थिरांक है, नहीं है ना? के क्या है? वेग स्थिरांक। कहा था ना, आज सुबह क्लास में पढ़े थे। साम्य स्थिरांक तो कहाँ आता है? जहां अगर अभिक्रिया की दर पश्च अभिक्रिया की दर के बराबर हो जाती है, उस अवस्था को क्या बोला जाता है? साम्य अवस्था। और उस समय जो भी स्थिरांक लिखा जाता है वो कौन होता है? साम्य स्थिरांक। अगला पढ़ो। ए अधिशोषण कारक है, नहीं, ए तो आर्हेनियस गुणांक है। अगला पढ़ो। ये सकर्ण ऊर्जा है। अगला पढ़ो। आर रिडबर्ग नियतांक है। आर क्या है? रिडबर्ग नियतांक नहीं, गेस नियतांक। हालांकि आर रिडबर्ग नियतांक भी होता है। वो कहाँ पढ़ा जाता है? परमाणु संरचना में। एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर आपने 11वीं में पढ़ा हो तो आता है ना, तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने का। 1 अपॉन लेमदा आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। जब एक इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है
या तो निम्न से उच्च में जाता है या उससे निम्न में जाता है। तो या तो ऊर्जा का अवशोषण करता है या उत्सर्जन करता है, और वो किसके रूप में करता है? फोटोन के रूप में। और उस फोटोन की ऊर्जा भी होती है और उस फोटोन का लैम्डा भी होता है। तो इस ऊपर वाले को क्या माना जाता है? N2, नीचे वाले को N1। ये N1 N2 क्या है? ऊर्जा स्तर, कक्षा, कोष है कि एक कोष से दूसरे कोष में, दूसरे से तीसरे में, उस दौरान फोटोन की तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला क्या आता है? 1/λ बराबर RZ स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। यहाँ जो R होता है वो क्या होता है? रीडबर्ग नियतांक। अपने यहाँ जो R है वो क्या है? गैस नियतांक। अगला पढ़ो, अगला पढ़ो, देखिए पढ़ो, देखिए क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। आज देखो उसने कहा है पश्च अभिक्रिया और अग्र अभिक्रिया के लिए एक उष्माशोषी बोला है ना पहले ही। अब उष्माशोषी बोलते ही अपने दिमाग में क्या आना चाहिए? अभिक्रिया की प्रकृति के बारे में कौन सी उष्मा बताती है, कौन सी एंथैल्पी बताती है? डेल एच। अगले ने उष्माशोषी बोला है, इसका मतलब एंथैल्पी का मान क्या है? पॉजिटिव। अगला क्या कह रहा है? ये एफ और ये बी है। अब बताओ क्या कह रहा है? सामान्यतः निम्न में से संभव है। अब बताओ रे, पहले फॉर्मूला क्या पढ़ा था रे? बताओ सकंड ऊर्जा का फॉर्मूला एंथैल्पी, बताओ क्या पढ़ा था? ये क्या? एफ माइनस ये बी, ये पढ़ा था। अब बोलो देखिए क्या आएगा? इस एंथैल्पी का मान क्या आना चाहिए? पॉजिटिव। और पॉजिटिव आने के लिए पॉजिटिव वाली उष्मा का मान नेगेटिव वाले से क्या होना चाहिए? ज्यादा। अब बताओ रे क्या ज्यादा होगी? ई एफ ज्यादा होगा किससे? ई बी से। एफ का मतलब फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मतलब अग्र अभिक्रिया, बी का मतलब बैकवर्ड मतलब पश्च अभिक्रिया। अब बताओ देखिए ऑप्शन, बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा? पहला ये ऑप्शन सही है। ई एफ क्या होगी? ई बी से ज्यादा। अब ऐसे क्वेश्चन अपने सही भी होने चाहिए वहां। अगला पढ़ो देखिए, पढ़ो देखिए। ताप निर्भर समीकरण लिखा जाता है, बोले तो आर्यनीय समीकरण। बताओ देखिए क्या आएगा? अभी तो कितना आसान है। बताओ देखिए कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए पहला सही है, देख लो देखिए एक बार। हम्म, इधर देखो, बताओ देखिए। ये फॉर्मूला अपने हाथ से आपने कोई 20 बार लिख लिया, बताओ क्या आएगा? के बराबर ए माइनस का ई ए अपॉन आर टी। मैंने कहा था कि ये किसमें है? गुणा में। किसमें है? गुणा में। अब क्या करना है? दोनों तरफ लॉग लेना है। बोलो एल एन के बराबर एल एन ए। हमें ये भी पता है लॉग में घात हमेशा कहाँ आती है? आगे। बताओ क्या होगा? माइनस का ई अपॉन आर टी, और इसे क्या लिखे रहे? एल एन ई ई। अब बताओ ऐसा है क्या कहीं? ऐसा किसी ऑप्शन में है क्या? एल एन के बराबर एल एन ए माइनस का ई अपॉन आर टी एल एन ई ई, है क्या? ऐसा नहीं है। या एक काम कर लो, इसी को ऐसे लिख लो, के बराबर ए माइनस का ई प्लस आर टी अपॉन ई ए। ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। अरे यहाँ अब मैंने क्या लगा दिया? प्लस। अब लो देंगे लोग, एल एन के बराबर एल एन ए। बोलो अब क्या आएगा? आगे प्लस ही आएगा, माइनस क्यों आएगा? आज तो प्लस ही है। बताओ क्या आएगा? आर टी अपॉन ई और एल एन ई का ई, ये तो क्या बन जाता है? एक। अब बताओ क्या आया? एल एन के बराबर एल एन ए प्लस का आर टी अपॉन ई। ऐसा भी लिखा जा सकता है, क्योंकि ये माइनस प्लस क्यों हुआ? इसको उल्टा कर दिया, आर टी को ऊपर ले गया, ई को नीचे ले आई। पढ़ो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, बताओ देखिए। बस इसने एक ही गलती की है, इसने इस ई को नहीं उठाया,
ई को हटाना चाहिए ना। अरे log ई का मान तो कितना हो जाएगा 1। अगला पढ़ो। अभिक्रिया की दर प्रदर्शित की जाती है, बताओ। हमें पता है अभिकारक की सांद्रता समय के साथ क्या होती है, घटती है, उत्पाद की बढ़ती है। तो अभिक्रिया की दर में अभिकारक के संगत लिखेंगे, उसमें से सांद्रता में परिवर्तन होगा, वो क्या होगा, ऋणात्मक। तो ये देखो इसके आगे क्या लगाया जाएगा, माइनस। देखो देखिए ऐसा ऑप्शन कौन सा है, पहला है क्या, ये देखो H2 के आगे भी माइनस, I2 के आगे भी माइनस। गुणांक हमेशा कहाँ लिखा जाता है, नीचे। ये देखो यहाँ 2 है ना, गुणांक कहाँ लिखा गया है, नीचे। और उत्पाद की सांद्रता समय के साथ बढ़ती है, तो यहाँ आगे क्या आ रहा है, प्लस। ऑप्शन कौन सा सही है, पहला ही सही है। अगला पढ़ो, पढ़ो देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है, 3A से 2B बन रहा है, तो dB/dt की अभिक्रिया दर का मान होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आमने सामने क्या करना पड़ता है, बराबर, क्योंकि एक अभिक्रिया का वेग तो क्या होगा, एक समान ही होगा। इसको लिखो, बताओ देखिए क्या कह रहा है, 3A से क्या बन रहा है, 2B। इसके संगत लिखो, देखिए अभिक्रिया की दर क्या लिखेंगे, माइनस। अभिकारक में क्या होता है, समय के साथ सांद्रता घटती है, तो ये माइनस, बोलो dA/ गुणांक कहाँ जाएगा, नीचे, 3dt। आगे लिखो उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है, क्या लिखेंगे, dB/dt, और गुणांक कहाँ चला गया, नीचे। क्या पूछा अगले ने, dB/dt होगा, इस 2 को कहाँ ले जाएंगे, यहाँ। क्या करना है, वज्र गुणा, बताओ क्या, -2dA/dt, और नीचे क्या है, 3 का 3, ये क्या आ गया रे, dB/dt। ये लो, बताओ देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, सी सही है। अगला पढ़ो, कोई वापस आ गया, पढ़ो देखिए, अभिक्रिया के लिए अवकलित समीकरण कौन सा सही है, बताओ कौन सा सही है, पहला ही सही है। अगला पढ़ो, ये आया था इस बार स्लोप वाला, देखो अगले ने क्या दिया है रे, अगले ने लोग दिया है, लोग। अब बताओ क्या आएगा, ढाल होगा -EA/2.303 आर, ये आया था इस साल। अगला पढ़ो, ये भी अब पढ़ो देखिए, अधिकांश अभिक्रिया के लिए ताप गुणांक का मान किसके मध्य में होता है, प्रति 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर या वेग स्थिरांक कितने गुना हो जाता है, 2 से 3 गुना, तो 2 व 3 के मध्य। अगला पढ़ो, अभिक्रिया की दर पर ताप का प्रभाव किसके द्वारा, आर्यनीयस समीकरण के द्वारा। अगला पढ़ो, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, बताओ देखिए, बताओ देखिए। अगला कह रहा है एक अभिक्रिया है, उसकी क्रिया विधि आपको बता रखी है कि ये तो कौन सा स्टेप है, मंद गति का, और ये कौन सा स्टेप है, तीव्र गति का। अब बताओ रासायनिक बलगतिकी में कौन सी अभिक्रियाओं का अध्ययन होता है, जिनका वेग बहुत ज्यादा होता है, नहीं थोड़ा क्या होता है, कम, बोले तो मध्यम वेग वाली। तो बताओ क्या इनमें, इनके लिए जो भी वेग समीकरण लिखा जाएगा वो किसके लिए लिखा जाएगा, मंद गति के लिए, तीव्र गति के लिए, मंद गति के लिए। तो बताओ क्या पहला ऑप्शन आएगा, न तो इसके लिए लिखा जाएगा न इसके लिए लिखा जाएगा, किसके लिए लिखा जाएगा, मंद गति के लिए। तो बोलो पहला आएगा, नहीं। दूसरा आएगा, हाँ, पी और क्यू। ये आएगा नहीं, ए और आर तो है ही नहीं। ये आएगा क्या, पी स्क्वायर, नहीं। अब बताओ आंसर क्या आएगा, पी और क्यू वाला। अगला पढ़ो, पढ़ो देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है।
अभिक्रिया में प्रवेश पाने के लिए, बोले तो अभिकारक को उत्पाद बनाने के लिए, बोलो अणुओं की आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहते हैं? सक्रियण ऊर्जा। एक ग्राफ बताया था ना, अगर आप अभिकारक से उत्पाद बनाना चाहते हो, ये अभिकारक है, उत्पाद बनाना चाहते हो, तो पहले इतनी ऊर्जा अपने पास होनी चाहिए, मतलब इतनी ऊर्जा बाहर से देनी पड़ेगी। ये ऊर्जा किसके बराबर देनी पड़ेगी? सक्रियण ऊर्जा के बराबर देनी पड़ेगी। इसका मतलब अभिकारक अणु अगर ये चाहते हैं कि हमें उत्पाद बनाना है, तो पहले उनके पास इतनी ऊर्जा तो होनी चाहिए, और ये ऊर्जा क्या कहलाती है? सक्रियण ऊर्जा। यही तो किसी अभिक्रिया की क्या होती है? रुकावट। इतनी ऊर्जा तो बाहर से देनी पड़ेगी। अगला बोलो, देखिए अगला पढ़ो, पढ़ो देखिए, पढ़ो। किसी अभिक्रिया के लिए न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा होती है। अभिकारक अणुओं के पास जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है? बताओ देखिए। अभिकारक अणुओं के पास जो एक अभिक्रिया संपन्न कराने के लिए जो ऊर्जा होती है वो कौन सी होती है? दहली ऊर्जा। अगला पढ़ो। अधिशोषण के कारण टंगस्टन की सतह पर गैस के बनने में अभिक्रिया की कोटि है। बताया था अधिशोषण वाली अभिक्रिया कौन सी कोटि की होती है? शून्य कोटि की। अरे बताया था ना, उत्प्रेरक की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, और अधिशोषण वाली अभिक्रिया कौन सी होती है? शून्य कोटि की। अगला पढ़ो, पढ़ो देखिए। प्रथम कोटि अभिक्रिया के 90% पूर्ण होने में लगने वाला समय लगभग होगा। बोलो देखिए। इधर देखो, देखिए प्रथम कोटि का समीकरण क्या होता है? 2.303 के log बेस 10। कितना कह रहा है? 90%। तो शेष कितना रहा? 10। log 10 का मान कितना? 1। तो ये तो पूरा क्या बन गया? 1। बताओ क्या आया? टी हाफ टी बराबर 2.303 के। ये तो अपने पास एक आया समीकरण। अब ये बताओ टी हाफ होता कितना है? टी हाफ प्रथम कोटि के लिए 0.693। इसको मैं लगभग कितना मान लूँ? 0.7 अपॉन क्या लिखूँ? के। अब बताओ के यहाँ से यहाँ रख दूँ, इस के को ले जाओ इधर। बताओ के क्या आया? के बराबर आ गया 2.303। अगले ने क्या पूछा है? पहले ये पढ़ो, क्या पूछा है? लगने वाला समय पूछा है। तो एक काम करो, अपने को ज्ञात करना ये टी, तो ये के वाला मान यहाँ रखो। बताओ क्या रखूं? अर्धायु होता क्या है? देखो टी हाफ बराबर 0.7 अपॉन के। तो यहां से के कितना आया है? 0.7 अपॉन टी हाफ। अब रखो ये मान, टी बराबर क्या आया है? 2.303। के का मान कितना? 0.7। ऊपर कौन चला गया? टी हाफ। यही तो पूछा है, प्रथम कोटि में लगने वाला समय अर्धायु का कितनी गुना है। अब जो सामने मान आएगा, बताओ 1 मिनट क्या करें? टी का टी, इसको रख लेते हैं 2.3 का 2.3, इसको क्या रख लेते हैं? 0.7। क्या हो गया? कैंसिल। कितना आया रे? 7 या 21। लगाया पॉइंट, फिर कितने बच गए रे? 2। 7 या 21। और क्या लिख दूं इसको? टी हाफ। अब बताओ रे, प्रथम कोटि में लगने वाला समय अर्धायु का कितने गुना है? 3.3 गुना है। पढ़ो देखिए, ये देखो प्रथम कोटि में लगने वाला समय अर्धायु का कितने गुना है? 3.3 गुना। इसे कॉपी में लिखो। कैसा भी क्वेश्चन आए अपना गलत नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिस और अभ्यास इतना होना चाहिए कि हर एक क्वेश्चन अपना सही हो। इस क्वेश्चन को लिखो, सॉल्यूशन लिखो इसका, पहले इसको लिखो। हो गया ये तो क्वेश्चन। तो यही तो लिखना है कि 90% पूर्ण होने में लगने वाला समय लगभग होगा, अर्धायु का कितने गुना होगा।
अब ये लिखो सॉल्यूशन, लिखो सभी।